गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। ठीक है, तो ए रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, क्या, ज़ीरो ऑर्डर की, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की, जिसमें जो है वो हमारा ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। तो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्शन इज सेड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म। जिस रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ए हमारा कोई रिएक्टेंट है जो हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। हम लोग ये मान के चलते हैं, देखो ए हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली, इसमें ए किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये ए रिएक्टेंट है इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये ए जो रिएक्टेंट है इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, ए मोल्स पर लीटर। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये ए रिएक्टेंट है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए मोल्स पर लीटर। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ए मोल्स पर लीटर। अब हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी कि इस ए में से एक्स मोल्स पर लीटर जो है वो रिएक्ट कर गए। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी के बाद इस ए में से जो एक्स मोल्स पर लीटर हैं वो रिएक्ट कर गए, तो हमारे पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी, फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी रह जाएगी, ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। सीधी सी बात है, हमने मान लिया कि हमारे पास ए के इनिशियली कितने मोल हैं, ए मोल्स पर लीटर। आफ्टर टाइम टी के बाद हमने ये मान लिया कि इसमें से एक्स मोल जो है वो रिएक्ट कर गए। तो आफ्टर टी के बाद फिर हमारे पास, तो आफ्टर टाइम टी के बाद हमारे पास कितने बच जाएंगे, जो स्टार्टिंग में हमारे पास जितने थे उसमें से जितने रिएक्ट कर दिए उसको बाहर निकाल दो, तो वो क्या बच जाएंगे हमारे पास, आफ्टर टी कंसंट्रेशन किसकी, ए की। हमने देखो फिर से देखो, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मानी ए की कितनी है, ए मोल्स पर लीटर, और आफ्टर टाइम टी के बाद हम कह रहे हैं कि इस ए में से एक्स मोल जो है वो रिएक्ट कर गए। तो आफ्टर टाइम टी के बाद जब इतने मोल रिएक्ट कर गए तो कितने बचे होंगे हमारे पास, जितने टोटल थे उसमें से जितने रिएक्ट कर गए उसको माइनस कर दो, तो ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। क्लियर। अच्छा, तो अब फिर जो आपका रेट होगा ऑफ ए रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन एट टाइम टी के बराबर, मोलर कंसंट्रेशन एट टाइम टी के बराबर, जो कि क्या है, ए माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट लगाते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के ए माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको किससे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी से लिखा जाता है। तो मतलब डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस एक्स, के इंटू ए माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर। वेयर के हमारा यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट, ए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स वो नंबर ऑफ मोल्स है जो टी टाइम पे रिएक्ट कर गए थे। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ तो ये डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और के इंटू डी टी की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। इसको उठा के यहाँ ले आए और इसको उठा के यहाँ ले गए। ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग कि ये इक्वेशन हमारी क्या है,
इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है और इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो dt के बराबर। क्लियर। अब आपको अगर इंटीग्रेशन आती होगी तो आप ये बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे कि 1 अपॉन a माइनस एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है। अगर आपको ये आता तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे इसको। इसकी इंटीग्रेशन जो होगी किसके बराबर होती है, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स के बराबर। इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, आप तभी कर पाओगे अगर आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होती है, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स के बराबर। और यहाँ से जो dt है इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t, तो kt प्लस आई क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। क्लियर हुई बात। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3 वेयर आई हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0, इनिशियल स्टेट में जब टाइम 0 होगा, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि टाइम हमारा 0 है, जब हमारा टाइम 0 होगा तो मतलब कोई भी आपका, जब टाइम 0 है मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो कोई भी आपका जो मोल है किसका, रिएक्टेंट का, वो रिएक्ट नहीं किया होगा। तो एट टाइम 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि x क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं आफ्टर टाइम t के बाद। तो टाइम क्या ले लिया हमने, 0 मान लिया। तो जब हम टाइम 0 मान लिया तो मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो आपके कोई भी मोल जो है वो रिएक्ट नहीं किया होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि टाइम 0 है तो x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस 0 इंटू के इंटू इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a, क्या वैल्यू आ जाएगी i की, ये 0 बन जाएगा, यहाँ से ये निकल गया। तो i किसके बराबर, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब ये जो i की वैल्यू यहाँ पे i है, ये जो i की वैल्यू यहाँ पर i है, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में i की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a। ये मिल गया हमें। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। के टी किसके बराबर हो जाएगा, के टी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लॉग नेचुरल ऑफ ए। के टी हमारा, इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर। क्लियर। तो यहाँ से के टी किसके बराबर आ जाएगा, ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला बन गया। दिस इज लॉग नेचुरल ऑफ ए अपॉन बी, ये बन गया। क्लियर। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। इसको मान लिया हमने क्या, इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा सा अगर और इलेबोरेट करें किसी इक्वेशन को तो k किसके बराबर आ जाएगा, k इज इक्वल टू टी, यहाँ ले आओगे तो 1 अपॉन टी लॉग नेचुरल ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स के बराबर। थोड़ा सा और अगर इसको इलेबोरेट करोगे तो k इज इक्वल टू, अच्छा, अब ये जो लॉग नेचुरल है, अगर इस लॉग नेचुरल को रिप्लेस करोगे लॉग बेस 10 के साथ, जो हमारा लॉग नेचुरल, ध्यान से देखना, जो लॉग नेचुरल है इसको अगर रिप्लेस करते हो लॉग बेस 10 के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2.303 लॉग के बराबर। मतलब लॉग नेचुरल किसके बराबर होता है, 2.303 इंटू लॉग के बराबर। तो यहाँ पर अगर लॉग नेचुरल को रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू लॉग नेचुरल किसके बराबर होता है, 2.303 इंटू लॉग के बराबर। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसके लिए, रेट कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन है किसका, रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या ऐसा भी कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या निकली, मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारी क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन, और ये हमारी क्या कंसनट्रेशन कब है, कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इफ़ इनिशियल कंसनट्रेशन जो हमारी है, अगर मैं इनिशियल कंसनट्रेशन को मान लेता हूँ a 0 के बराबर, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इनिशियल कंसनट्रेशन क्या है, a0, एंड कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम जो है वो इसी रिएक्शन के लिए क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a के बराबर है, ठीक है। तो फिर a मेरा किसके बराबर हो जाएगा, देन a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a0 के बराबर, क्योंकि इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इनिशियल कंसनट्रेशन, और पहले मैंने इनिशियल कंसनट्रेशन किसको माना था, a को माना था, क्योंकि हमने a मोल से स्टार्ट किया था, और हमने कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t, ये यहाँ पे आफ्टर टाइम t, और कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t हमने क्या माना था, a माइनस एक्स के बराबर, और यहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, कंसनट्रेशन आफ्टर t क्या, a के बराबर है ना। तो इसका मतलब a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। देखो हमने अगर ये मान लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो जिसके साथ नोट किया है इनिशियल कंसनट्रेशन को और कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t को, उसको हम लोग अलग तरीके से किसी और चीज़ों के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल कंसनट्रेशन a0 के बराबर है, एंड कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम t जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो फिर इनिशियल कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या थी, a, तो a किसके बराबर हो जाएगा, a0 के बराबर, और आफ्टर टाइम जो कंसनट्रेशन थी वो क्या थी, a माइनस एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर। तो अगर इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ, मैंने कितनी इक्वेशन लट की हैं पहले, 4, अगर इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, तो देन इक्वेशन 5 जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 5 बिकम्स, a की जगह पे a0 और a माइनस एक्स की जगह a पुट कर दो, तो k किसके बराबर आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a0 अपॉन a के बराबर। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन बन जाती है, क्लियर। अच्छा, वहीं इससे पहले जो इक्वेशन थी, जब हमने लॉग नेचुरल को इससे रिप्लेस नहीं किया था, तो वो इक्वेशन क्या थी, k इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग नेचुरल ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये इक्वेशन थी जब हमने लॉग नेचुरल को रिप्लेस नहीं किया था। तो अगर इस इक्वेशन में मैं ये वाली वैल्यूज पुट करता हूँ, a की a0 और a माइनस एक्स की a, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, k इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग नेचुरल ऑफ a0 अपॉन a। इस तरीके से भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्लियर। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। अगर इस इक्वेशन को फिर से थोड़ा रीअरेंज करूँ तो ये किसके बराबर हो जाता है, के टी इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ a0 अपॉन a, क्लियर। तो अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो कर सकते हैं ना। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, लॉग नेचुरल को अगर मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो लॉग नेचुरल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉग नेचुरल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर मैं लॉग नेचुरल को उठा के यहाँ से दूसरी साइड ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर के टी, क्या बन जाएगा, e की पावर के टी, क्योंकि लॉग नेचुरल को दूसरी साइड लेके जाओ तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या बन गई, के टी, क्लियर। ये कन्वर्ट हो जाता है, लॉग नेचुरल क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल, और ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर, क्लियर। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, मतलब a को ऊपर ले आऊँ और a0 को अगर मैं नीचे ले आऊँ, तो जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर के टी, क्योंकि दोनों साइड अगर एक का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ दूसरी साइड का भी लेना पड़ेगा। तो अब अगर ये मैंने जब रेसिप्रोकल ले लिया तो ये वाली साइड जो है क्या बन जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस के टी के बराबर बन जाएगा, e की पावर माइनस के टी के बराबर। तो इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिखा जाता है। फर्दर अगर इसको करना है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, a इज़ इक्वल टू a नॉट को दूसरी साइड ले जाओ, a0 को दूसरी साइड ले जाओ, इंटू a की पावर माइनस के टी। तो इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने वो सारी पॉसिबल चीज़ें
लिख दी कि जिस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, और ये फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हर एक पॉसिबल फॉर्म जिसमें हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हमने लिख दिया। इस ये लास्ट वाली फॉर्म क्या बनी आपकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर लॉग वाली इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ तो वो लॉग वाली इक्वेशन क्या थी, लॉग वाली इक्वेशन क्या थी, k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a 0 अपॉन a, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, t को यहाँ ले आओ तो ये किसके बराबर आ जाएगी, kt अपॉन 2.303, टी को यहाँ ले आए और इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये किसके बराबर आ सकता है, kt अपॉन 2.303 इंटू लॉग ऑफ a0 अपॉन a के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, अगर इसको फिर से ध्यान से देखो तो ये लॉग a अपॉन b है, इसको ओपन करो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b के बराबर। थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको उठा के यहाँ ले आओ और इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो लॉग a किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर जाके माइनस का, लॉग a माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी के बराबर। थोड़ा सा और रीअरेंज करो इसको, ये किसके बराबर आ जाएगा, लॉग a इज़ इक्वल टू, माइनस वाले को पहले लिख लो, माइनस k टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ऑफ a। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये फिर किसकी बन गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको अगर y मान ले तो m x एक्सिस पे कौन आ गया, t प्लस ये इसके बराबर से ये आपका लॉग a0 था, ठीक है। तो ये लॉग a0 किसके बराबर आ गया, c के बराबर। तो ये इक्वेशन फिर क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई जिसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं तो वो किसके बीच में बनेगा, y एक्सिस पे कौन है, लॉग ऑफ a और x एक्सिस पे कौन है, टाइम, ठीक है। तो ग्राफ बनाओगे, अब स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब स्लोप होती है तो लाइन इस तरीके से बनती है उल्टी, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला, ठीक है। और इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, माइनस k अपॉन 2.303, क्योंकि m होता है और यहाँ पर m क्या है, माइनस k अपॉन 2.303। और ये क्या है आपका लॉग a0 इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को जब बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, मतलब ये वाला वो पॉइंट होगा और ये पॉइंट आपका क्या है, लॉग a0। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के केस में, लॉग a और टाइम t के बीच में। क्लियर हुआ। और वहीं अगर आपको मैं ये इक्वेशन देखने के लिए बोलूँ तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूँ तो ये इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लॉग a0 अपॉन a के बराबर इज़ इक्वल टू kt अपॉन 2.303। अब ये भी कौन सी इक्वेशन बन गई, स्ट्रेट लाइन की। इसको y मान लो, इसको k अपॉन 2.303 को m मान लो और t को मान लो x, और इंटरसेप्ट क्या है, 0, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। क्लियर। तो एक ग्राफ हम किसके बीच में बना सकते हैं फिर, लॉग a0 अपॉन a और टाइम के बीच में, क्योंकि कांस्टेंट तो उसके बीच में ग्राफ बनता नहीं है, ग्राफ बनता है वेरिएबल्स के बीच में। तो अगर y एक्सिस पे इसको मान लें और x एक्सिस पे अगर इसको मान लें तो इसके बीच में भी एक ग्राफ बन सकता है, और वो ग्राफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर इस साइड हम लोग ले लें क्या, लॉग a0 अपॉन a, और इधर ले लें अगर टाइम एक्सिस, तो ये ग्राफ क्या है, इसका इंटरसेप्ट 0 है। तो जब इंटरसेप्ट 0 है तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होकर कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। और इस लाइन की अगर स्लोप देखा जाए तो m यहाँ पर क्या है, k अपॉन 2.303। तो इस ग्राफ की ये वाले ग्राफ के लिए स्लोप क्या हो जाएगी, k अपॉन 2.303। तो दोनों ग्राफ में फ़र्क है। जब हम लोग ये इक्वेशन मान के चल रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं, तो ग्राफ इस तरीके का बन रहा है उल्टा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। और जब इसके लिए बना रहे हैं तो ग्राफ बन रहा है क्या,
सीधा ओरिजिन से पास कर रहा है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव और लाइन सीधी बन रही है, और इंटरसेप्ट जीरो एक्सिस, इंटरसेप्ट क्या था 0, मतलब सी की वैल्यू 0 थी, तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है वो क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड मैंने पहले भी बताया आपको। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम जब आपके हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए भी ये मान लूँ कि अगर मेरा जो हाफ लाइफ टाइम है वो किसके बराबर है, T1/2 के बराबर, मतलब अगर मेरा T क्या है, T1/2 के बराबर, और ये T जो T1/2 है ये क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, मतलब ये वो टाइम है जिसमें आपके आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। ये वो टाइम है जब आपके आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। तो अगर आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में, मतलब जब टाइम ये वाला आ चुका है जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2, क्योंकि जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं तो टोटल हमारे पास कितने थे, A, जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मानी थी। तो ये वो टाइम अगर है जिस टाइम पे आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं, तो इस समय हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या बची होगी, जो स्टार्ट में लिया था उसका हाफ, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना जो हमने स्टार्ट में लिया वो कितना है, A, और ये वो टाइम है जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए, तो किसका आधा करना पड़ेगा, जो स्टार्ट में लिया है उसका आधा क्या होगा, A/2। तो मतलब इस टाइम पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, A/2। क्लियर, ठीक है। तो इस A = A/2 को पुट कर दो ये वाली इक्वेशन में, K = 2.303/T log A/A-x वाली, इसमें पुट करो, थोड़ा सा रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, T को इधर ले जाओ और K को यहाँ ले आओ, log, अब एक जगह क्या पुट करना, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, अब टाइम हमने क्या मान लिया, हाफ लाइफ के बराबर, मतलब जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, log A की जगह पे क्या आ जाएगा, A/2, और यहाँ पे भी A की जगह क्या आ जाएगा, A/2। क्लियर। और ये जो आपका सॉरी, थोड़ी सी हमने यहाँ पे गलती कर दी है, इसको थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखेंगे। अगर हमारा T जो है वो हाफ लाइफ है, मतलब ये वो टाइम है जब आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट करते होंगे, तो मतलब इस टाइम पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी किसके बराबर, A/2 के बराबर, क्योंकि x क्या था, x वो नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के जो कब रिएक्ट कर रहे थे आफ्टर टाइम T के बाद। तो हमने टाइम को क्या मान लिया, T1/2। ठीक है, मतलब हमने जो T है उसको किसके बराबर मान लिया, उस समय के बराबर जब आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट कर जाएंगे प्रोडक्ट में, तो x क्या है, ये वही मोल बताता है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में। तो इस टाइम पर आधे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम A ही रहने देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी A ही रहेगा, और x की जगह क्या पुट करेंगे, A/2, है ना, क्योंकि ये वो टाइम है जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट कर जाते हैं किसके, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो T को हमने ये मान लिया है, तो T पे कंसंट्रेशन क्या थी, x, और T को जब हमने इसके बराबर मान लिया तो मतलब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट कर गए किसमें, प्रोडक्ट में, तो फिर x किसके बराबर हो जाएगा, जो इनिशियल था उसका हाफ, क्योंकि इनिशियल में हमारे पास टोटल रिएक्टेंट होते हैं, और आधा किसका लेना पड़ेगा, इनिशियल का ही, क्योंकि जो आधा है वो इनिशियल का ही होता है, इनिशियल में टोटल है और आधा मतलब जो इनिशियल लिया है उसका हाफ। क्लियर। तो फिर x की वैल्यू A/2 आ जाएगी, तो पुट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, T1/2 = 2.303/K, और ऊपर क्या रहेगा, log A, और नीचे A में से A माइनस करोगे A/2, तो क्या रह जाएगा, A/2। क्लियर। अच्छा, इसको यहाँ देखो, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, T1/2 = 2.303/K इंटू log A/A/2 है, तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा log 2 के बराबर, सिंपल मैथ्स है। ठीक है। अच्छा, अब फिर ये T1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 2.303/K, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, क्या वैल्यू होती है आपकी, log 2 की 0.3010 के बराबर। तो जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो T1/2 किसके बराबर आ जाएगा,
0.693 अपॉन के बराबर। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन के बराबर। मैं यहाँ पे खुले में लिख देता हूँ, जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन के बराबर। क्लियर? तो दिस इज़ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।